गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर से एक नए वीडियो में हाजिर हूँ जो कि केमिस्ट्री पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक जो टॉपिक कवर हो चुके थे और जो बच गए थे मैं पार्ट 3 में कवर करने वाला हूँ दोस्तों। पार्ट 3 एंड पार्ट 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और मैं आपको जहां तक उम्मीद करता हूं मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। दोस्तों ये भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि किस कोशिका में कितने अवयवी कण उपस्थित हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको 1 बाय 1 समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहला पार्ट है, कोशिका के 2 पार्ट होते हैं, मूल एकक कोशिका एंड केंद्रित एकक कोशिका। आप जानते हैं तो मूल एकक कोशिका में देखते हैं कितने कण उपस्थित होते हैं। तो आप जानते हैं कि मूल एकक कोशिका में अवयवी कण सिर्फ कहाँ होते हैं? सिर्फ कोने में उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? सिर्फ कोने में उपस्थित होते हैं, जिसमें कोने का कोई भी कण 8 भाग में विभाजित होता है। दोस्तों ये जो परमाणु है, ये जो कोशिका है, कोशिका में हर एक कॉर्नर पे क्या होते हैं? परमाणु उपस्थित होते हैं। और एक परमाणु दोस्तों एक कॉर्नर में 8 भाग में विभाजित होता है। कितने भाग में विभाजित होता है? 8 भाग में। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, मैं आपको फिगर में दिखाने की कोशिश करता हूं कैसे 8 भाग में विभाजित होता है। तो चलिए दोस्तों, आप फिगर में देख रहे थे कि ये है मूल एकक कोशिका। मूल एकक कोशिका में कैसे 8 भाग में विभाजित होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पिछले वाले फिगर में दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों केमिस्ट्री का बुक है, एनसीईआरटी बुक, जिसमें आपको दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये क्रिस्टल जालक है। क्या दोस्तों? एक क्रिस्टल जालक है। मैं इस फिगर में आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्रिस्टल जालक में कोई भी परमाणु कॉर्नर पे 8 भाग में कैसे विभाजित है। तो देखिए ये क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा भाग दिया हुआ है। मैं अपने फिगर में थोड़ा ज्यादा पार्ट बना दिया था। इसमें कितने घन है? सिर्फ 8 घन उपस्थित है दोस्तों। 1 2 3 4 और 4 नीचे, टोटल 8 घन उपस्थित है। तो दोस्तों हर एक कॉर्नर पर तो परमाणु उपस्थित है कि नहीं? तो इसी तरह मैं मान लेता हूं कि ठीक सेंटर में जहां कॉर्नर है, जहां चारों घन मिल रहे हैं, वहां पर देखिए एक परमाणु उपस्थित है जो ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है। इस तरह से सभी जगह परमाणु उपस्थित है। उसी तरह कॉर्नर पर ही होंगे तो ज्यादा समझ में हमें ये पोजीशन हमें ज्यादा समझ में आएगी दोस्तों, क्योंकि इस भाग के ऊपर भी घन आते गए हैं, इस भाग के बाएं भी घन बढ़ते जा रहे हैं, इस घन के दाएं भी बढ़ते जा रहे हैं और नीचे भी घन बढ़ते जा रहे हैं। तो एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाया गया है। तो मैं आपको इसी में समझाने की कोशिश करता हूं कि इन सभी पोजीशन से अच्छा है कि आप इस पोजीशन को समझे कि सपोज ऐसा पोजीशन जहां पर घन के चारों कॉर्नर मिल रहे हैं, जिसमें इस घन का भी कॉर्नर है, इस घन का भी कॉर्नर है, पिछले वाले का भी है, ऊपर वाले का भी है, सब का है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं अगर इस पोजीशन से घन को अलग अलग बांट दिया जाए, एकक कोशिका में बांट दिया जाए, क्या कर दिया जाए दोस्तों? अलग अलग एकक कोशिका में 8 घनों को अलग अलग कर दिया जाए, अलग अलग बांट दिया जाए। तो ये जो परमाणु है 8 घन में उपस्थित है दोस्तों। तो अगर हम एकक घन को खींच ले, अलग अलग हम क्या कर ले? अलग अलग बांट दे दोस्तों, अलग अलग बांट दे। तो बांटने के बाद अब देखिएगा आप हर एक घन में कुछ भाग, परमाणु का कुछ भाग उपस्थित हुआ है। क्या हुआ दोस्तों? उपस्थित हुआ है। तो जब एक कॉर्नर पे ऐसा बात है तो उस घन के सभी कॉर्नर पर इसी तरह से बात होगी। उसी घन के जितने भी कॉर्नर है उस कॉर्नर पर इसी तरह से बात होगी। तो मतलब 8 घन है। कितना घन है दोस्तों? 8 घन से घिर कर पूरा एक परमाणु का पूरा भाग क्या हुआ? प्रेजेंट हो गया। तो 8 घनों को अलग अलग कर दिया जाए तो एक परमाणु कितने भाग में बढ़ जाएगा दोस्तों? 8 भाग में बढ़ जाएगा। कितने भाग में? 8 भाग में।
तो एक एकक कोशिका में दोस्तों अगर 8 भाग में बट गया तो सभी कॉर्नर में 8-8 भाग में ही बटेंगे। जैसे एक कॉर्नर के हम देखें तो 8 भाग में बटा, तो इसी तरह हर कॉर्नर पे 8-8 भाग में बट गए दोस्तों। देख सकते हैं 1/8वां भाग परमाणु का कैसा दिखता है कि नहीं। तो ये ओरिजिनल फिगर है एकक कोशिका का, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी को आप इमेजिन करके समझकर चलते चलिए। तो ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कैसे 1/8 भाग में विभाजित होता है। तो देखिए दोस्तों कितने भाग में विभाजित हो जाता है, 8 भाग। अब घन के कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 पे 1/8 भाग होके काटेगा तो कितने परमाणु आएंगे, 1 परमाणु। मतलब मूल एकक कोशिका में टोटल परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। चलिए उसी तरह आते हैं केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। अब जानते हैं केंद्रीय एकक घनीय कोशिका 3 तरह की होती है। तो पहला देखते हैं अंतर केंद्रीय घनीय कोशिका, मतलब बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, बीसीसी, जिसको मैं बताया था दोस्तों, याद रखिएगा इसका शॉर्ट फॉर्म बीसीसी। बीसीसी में देखिए दोस्तों मैं बताया था कि कॉर्नर के अलावा और कहाँ उपस्थित होते हैं, कॉर्नर के अलावा ठीक केंद्र में उपस्थित होता है। तो कॉर्नर के चलते, कोने के चलते 1 परमाणु आया एंड एक बीच में, टोटल परमाणु कितने हुए दोस्तों, 2 हुए। कितने हुए, 2 हुए। तीसरा क्या है, फलक केंद्रित घनीय कोशिका। आप देख सकते हैं दोस्तों फिगर में, मैं आपको अंतः केंद्रित का बताता हूं दोस्तों। अंतः केंद्रित का कुछ संरचना इस प्रकार है, जिसमें कॉर्नर पर तो है और एक बीच में है। तो टोटल मिला इस कॉर्नर वाले एक और एक ये वाला बीच वाला, टोटल मिला के कितने हुए दोस्तों, 2 परमाणु हुए। कितने परमाणु हुए, 2 परमाणु हुए। फलक वाले समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। फलक में देखिए दोस्तों कि एफसीसी में कितने परमाणु होते हैं। तो एफसीसी में मैं बताया था दोस्तों कि कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, और कहाँ होंगे, घन के 6 फलक पे होंगे। कितने होंगे, घन के सभी फलकों पर उपस्थित होते हैं। तो घन पे 6 फलक है। घन पे कितने दोस्तों, 6 फलक है। और कॉर्नर के चलते कितना आएगा, 1/8 एंड फलक के चलते कितना आएगा दोस्तों, 6 फलक है। और एक फलक पे कितना होता है, आधा होता है। मैं आपको फिगर के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि फलक पे आधा कैसे होता है। आप देख सकते हैं कि ये फलक वाला है। तो देखिए फलक में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए ये कोई 2 घन एक साथ जुड़े हुए हैं, 2 घन एक साथ जुड़े हुए, क्योंकि मैं बताया था कि दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी ऊपर नीचे कैसे भी जुड़े हो सकते हैं। तो सपोज ये घन में परमाणु कहाँ है दोस्तों, ठीक फलक पे है। तो अगर एक परमाणु 2 घनों में जुड़ा हुआ है, अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो आधे इस घन में चले जाएंगे और आधा परमाणु भाग इस घन में चला जाएगा दोस्तों, चला जाएगा, जिसके कारण ये आधा विभाजित हो जाता है। तो देख सकते हैं आप फिगर दोस्तों। इस फिगर में देखने की कोशिश कीजिए कि इसमें परमाणु का आधा भाग ही उपस्थित है। इस फलक पर भी, इस फलक पर भी, ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी, पीछे वाला भी और इसके राइट वाला भी, सभी में आधा उपस्थित है। तो मतलब कितने होंगे, कोनों के चलते कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। और 6 फलक है, एक फलक पे आधा, तो कितना आया, 3। टोटल मिला के कितने होंगे, 4। उसी तरह अंतर में भी कॉर्नर के चलते 1 और फलक 2 विपरीत फलक पे होता है। कितने, कहाँ होता है दोस्तों, किन्हीं 2 विपरीत फलक पर उपस्थित होता है। तो उनके चलते एक टोटल कितना आया, 2 आया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निबिड़ संकुलन बीमा, क्लोज पैकिंग डायमेंशन। मतलब दोस्तों कि जो कणों का अरेंजमेंट है दोस्तों, कणों का अरेंजमेंट है ठोस में, वो किस प्रकार से होता है, इसी टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। ठोस में अवयवी कण परस्पर एक दूसरे से निकटतम दूरी पर होते हैं, अर्थात अधिकतम संकुलित होते हैं। आप जान रहे हैं कि ठोस में जितने भी कण हैं वो ठोस के कण सभी बहुत नजदीक दूरी पे रहते हैं, ताकि दोनों के बीच में क्या हो, स्पेस कम बचे, जगह कम बचे। तो वही जगह कम बचना कोई संकुलित बोलते हैं दोस्तों। संकुलित मतलब सिकुड़ा हुआ, मतलब बहुत कम जगह में अरेंज है। संकुलित अवस्था को ही निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो मैं दोस्तों बताया कि संकुलित अवस्था किसको बोलेंगे, कि जितने भी परमाणु हैं सब एक बहुत ही क्लोज, मतलब बहुत ही नजदीक रहते हैं, और इसी अवस्था को क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन में ठोस के कण बहुत ही नजदीक बने रहते हैं, जिनके कारण रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। निबिड़ संकुलन मतलब
बहुत ही नजदीक रहने के कारण ही दोस्तों ठोस में जो खाली जगह होता है वो बहुत ही कम होता है, और जिनके कारण ये ठोस क्या होता है दोस्तों, कठोर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कितने टाइप के निबिड़ संकुलन होते हैं, जिसमें फर्स्ट है मेरा एक विमीय निबिड़ संकुलन। मतलब कि जो कणों का अरेंजमेंट है, जो कणों का अरेंजमेंट है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, सिर्फ एक ही दिशा में हो, मतलब एक्स डायरेक्शन या तो वाई डायरेक्शन या तो सिर्फ जेड डायरेक्शन, कोई एक ही बीमा में हो, कोई एक ही बीमा में हो, ऐसे संकुलन को बोलते हैं दोस्तों निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो देखिए निबिड़ संकुलन को मैं आपको फिगर के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें सभी क्या है, एक ही दिशा में, या तो एक्स दिशा में हो सकता है, चाहे तो वाई दिशा में हो सकता है दोस्तों, चाहे तो जेड दिशा में हो सकता है। ऐसे संकुलन को निबिड़ संकुलन बोलते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक और पार्ट आता है दोस्तों, उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो दोस्तों रहते तो बहुत आसान है, लेकिन ये जब एग्जाम में दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं। एग्जाम में हमें उसी समय याद आता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन दोस्तों आपने पढ़ा होता है लेकिन हमारे माइंड में नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्या है, बहुत ही इजी चीज है। ये उप सहसंयोजन संख्या क्या है, तो कोई भी परमाणु अपने आसपास कितने परमाणुओं से घिरा हुआ है। कोई भी परमाणु, कोई एक पर्टिकुलर परमाणु की बात करें, जैसे मैं इस एक विमीय में बात कर रहा हूं परमाणु नंबर 1 की, ये परमाणु नंबर 1 कितने परमाणुओं से घिरा हुआ है, तो सिर्फ 2 ही परमाणुओं से घिरा हुआ है। तो इसकी परमाणु 1 की उप सहसंयोजन क्षमता कितनी होगी, उस उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 2 होगी, एक ये और एक ये। ठीक है, तो गोले 1 की उप सहसंयोजन संख्या बराबर 2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अभी तो हमने एक विमीय देखा, अब है द्विविमीय, मतलब 2 डायमेंशन, 2 डायरेक्शन, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। तो मैंने कणों के अरेंजमेंट को एक एक्स डायरेक्शन में दिखाया और एक कैसे डायरेक्शन में दिखाया, वाई डायरेक्शन में दिखाया। ठीक है दोस्तों, अब द्विविमीय में 2 प्रकार के आपका संकुलन होता है। एक होता है दोस्तों कि आपके जो कणों का पार्टिकल है, ऊपर भी नीचे भी दाएं बाएं सब एक ही जैसे, सब एक जैसे, कि एक के ऊपर एक, इस तरह से आपको पार्टिकल अरेंज हो। ऐसे संकुलन क्या होता है, वर्ग निबिड़ संकुलन होता है। क्या होता है दोस्तों, वर्ग निबिड़ संकुलन होता है। मतलब आप इसके पार्टिकल को एक, मतलब कि एक लाइन से खींचे किनारे किनारे, तो एक वर्ग की आकृति मिलेगी। किसकी आकृति मिलेगी दोस्तों, वर्ग की। चाहे आप बात करते हैं इसके कॉर्नर को, आप इसके केंद्र से, सभी परमाणुओं के केंद्र से एक लाइन मिलाए दोस्तों, सभी परमाणुओं के केंद्र से एक लाइन मिलाए तो एक वर्ग की आकृति मिलेगी दोस्तों। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन में वैसे होते हैं जिसमें कणों का अरेंजमेंट 2 दिशा में होता है। कितने दिशा में होता है, 2 दिशा में, एक एक्स दिशा, एक वाई, या वाई जेड, चाहे जेड एक्स, कोई भी 2 दिशा में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वर्ग निबिड़ संकुलन है। पहला क्या है दोस्तों, वर्ग निबिड़ संकुलन, मतलब कि आप इसमें जितने भी परमाणु एक दूसरे पर व्यवस्थित होंगे, आप परमाणु के कोई भी केंद्र से केंद्र को आप मिलाइए, आपको एक वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, एक वर्ग मिलेगा। मैं 3 परमाणु को लेकर बनाया, मैं इसमें देखिए, अब मैं 4 को देखा तो भी वर्ग बना, इन 4 को देखा तो भी वर्ग बना। आप किसी तरह से देखिएगा दोस्तों, आपको वर्ग ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्ग निबिड़ संकुलन में जो अरेंजमेंट होता है, अगर मान लेते हैं कि ये ए टाइप अरेंजमेंट है। क्या है दोस्तों, ए टाइप अरेंजमेंट, मतलब कि इसमें जो कणों का अरेंजमेंट है जिस तरह से है उसी तरह सेम टू सेम लेयर उसके नीचे होगा। तो जब ये ए टाइप है तो ये भी ए टाइप आपका अरेंजमेंट होगा। ए टाइप अरेंजमेंट मैंने इस लाइन को बोला, तो सेम टू सेम लाइन जस्ट इसके नीचे, सेम टू सेम उसके नीचे। तो अगर ये ए टाइप है तो ये भी क्या होगा दोस्तों, ए टाइप, ये भी ए टाइप। आप समझ रहे हैं, तो ऐसे संकुलन को वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब आप किसी भी परमाणु को लीजिए,
किसी भी परमाणु को इसमें से ले लीजिए, आपको उप सहसंयोजन क्षमता 4 मिलेगी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस 2 की, क्या कर रहा हूँ 2 की, 2 को देखिए, एक बाएं एक दाएं, एक ऊपर एक नीचे, ये 4 से जुड़ा हुआ है। कितने से जुड़ा हुआ है? 4 से। लेकिन आप देखिए ये नहीं जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ 4 से ही घिरा हुआ है, इसलिए उप सहसंयोजन क्षमता कितनी हुई? 4 हुई। अब है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जस्ट उसका अपोजिट दोस्तों। तो मैं एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश किया हूं कि मैं ऊपर वाले अरेंजमेंट को एक ए टाइप अरेंजमेंट बोला और नीचे वाले अरेंजमेंट को क्या किया? बी टाइप अरेंजमेंट लिखा। देखिए आप ऊपर वाले और नीचे वाले में अरेंजमेंट में देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे में अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट है, अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट है। ऊपर वाले का अरेंजमेंट के बीच में जो वैकेंट प्लेस है जस्ट उसके नीचे है। आप इसको एक एग्जांपल के समझ सकते हैं दोस्तों कि एक मेरे ईंट का स्ट्रक्चर, जब मेरे घर का दीवार बनता है तो देखते हैं कि अरेंजमेंट कैसे होता है। ये सपोज मेरा ईंट है, ये सपोज मेरा क्या है दोस्तों? ईंट है। तो ईंट में जो मैंने फर्स्ट लेयर लगाया, फर्स्ट लेयर चढ़ाया, वो था ए टाइप। जस्ट सेम लेयर अगर इसको चढ़ा दे तो वो क्या हो जाएगा? वो भी ए टाइप हो जाएगा। लेकिन मैं दोस्तों अगर इसको थोड़ा इस तरह से आपको विभाजित कर दूं, इस तरह से आपको विभाजित कर दूं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये थोड़ा अरेंजमेंट क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। ईंट में कुछ इस तरह से ही अरेंजमेंट होता है, तो ये कौन सा हो गया दोस्तों? बी टाइप हो गया। मतलब इसका लाइन और नीचे वाला का लाइन कभी एक साथ नहीं मिलेगा। इसका जो वैकेंट प्लेस है और नीचे वाला कभी एक साथ नहीं मिलेगा। कभी भी आप देख लीजिए दोस्तों, इसका जो ये खाली जगह है नीचे वाला का उस साथ में कभी नहीं मिलेगा, और इसका खाली जगह नीचे वाला के साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ ऊपर वाला ए टाइप, नीचे वाला बी टाइप। ठीक है, ऐसे संकुलन को निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। क्यों षटकोणीय बोलते हैं दोस्तों? आप एक परमाणु को आप देखिए गोले गोले एक षटकोण तैयार हुआ है। मतलब कि एक परमाणु की आप उप सहसंयोजन क्षमता निकालिए दोस्तों, किसी एक परमाणु की उप सहसंयोजन क्षमता निकाल के देखिए, आपको 6 परमाणुओं से घिरा हुआ मिलेगा। कितने परमाणु से घिरा हुआ मिलेगा दोस्तों? आप किसी भी परमाणु को देखिए, आपको 6 परमाणुओं से घिरा हुआ मिलेगा, और 6 को केंद्र को मिलाइए तो आपको एक हेक्सागन यानी षटकोण प्राप्त होगा। इसीलिए दोस्तों इसको षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तीसरा है दोस्तों त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अभी मैंने पिछले वाला द्विविमीय देखा, उससे पीछे एक विमीय देखे। नेक्स्ट है दोस्तों त्रिविमीय, मतलब तीनों डायरेक्शन में होना चाहिए। तो त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, मतलब दोस्तों कि इसमें जो कणों का अरेंजमेंट होगा, इनकी परतों की व्यवस्था तीनों विमाओं में एक समान होती है। मतलब मैं ए टाइप बोला ए टाइप दोस्तों, तो इनके जितने भी कण होंगे दोस्तों, इनके जितने भी कणों का अरेंजमेंट होगा सब ए टाइप होगा। तीनों विमा में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट होगा एक ही टाइप का अरेंजमेंट होगा। अगर इस अरेंजमेंट को हमने ए टाइप कहा तो इसके ऊपर वाला भी ए टाइप, इसके ऊपर वाला भी ए टाइप, इनका जो जहाँ मतलब जहाँ पे ये टच करते हैं, जस्ट इसके ऊपर वाले को देखा जाए तो ये ऊपर वाला भी वहीं टच करते हैं। मतलब सब ए टाइप अरेंजमेंट है दोस्तों। और इस ए टाइप अरेंजमेंट से जो मेरा संरचना तैयार हुआ दोस्तों, जो संकुलन तैयार हुआ, जो पैकिंग तैयार हुआ, ऐसे संकुलन को त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों? आई होप आपको दिख रहा होगा कि, सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि सभी में क्या है दोस्तों? ए टाइप निबिड़ संकुलन है। क्या है? सभी में ए टाइप। मतलब कि आप देख सकते हैं कि अगर नीचे वाले को ए टाइप बोला तो जस्ट इसी के जैसा, जस्ट इसके ऊपर, मतलब सभी दिशाओं में एक ही जैसा संकुलन है दोस्तों, एक ही जैसा व्यवस्था है, एक ही जैसा अरेंजमेंट है। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मेरा त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें किस तरह से होगा दोस्तों? अगर मेरा ऊपर का अरेंजमेंट ए टाइप है तो नीचे वाला क्या होगा? बी टाइप, उसके नीचे वाला फिर ए टाइप, फिर बी टाइप, मतलब एक अंतराल में होगा दोस्तों। क्या होगा? एक अंतराल में होगा। उसके जस्ट पीछे वाले की बात करते हैं,
तो अगर ये ए टाइप है, इसके पीछे क्या होगा, बी टाइप, फिर उसके पीछे ए टाइप, फिर उसके पीछे बी टाइप, इस तरह से अरेंजमेंट होगा दोस्तों। अगर इस तरह से अरेंजमेंट होके जो तैयार होता है दोस्तों, ऐसे को बोलते हैं त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा अंतरकाशीय रिक्तिका, इंटरस्टेटियल वॉइड। ठीक है दोस्तों, अब ये इंटरस्टेटियल वॉइड्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं इसको बताने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये दोस्तों 3 डायमेंशनल होते हैं, 3 विमीय होते हैं। तीनों ये 3 विमीय में ही हो पाते हैं, त्रिविमीय में ही हो पाते हैं। तो क्या बोलता है कि गोले में निबिड़ संकुलन में कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं, जिन्हें अंतरकाशीय रिक्तिका कहते हैं। जैसे दोस्तों कि जैसे ये फिगर आप देख रहे होंगे कि जैसी ये अरेंजमेंट किया गया, ये पार्टिकल, ये कणों को क्या किया, व्यवस्थित किया गया। व्यवस्थित करने के बाद भी इनमें क्या रह जाता है दोस्तों, रिक्तिका रह जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों। आप इस तरह से देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे होंगे, मतलब आप अरेंजमेंट करते वक्त देखिएगा, क्लोज पैकिंग के बाद भी, क्लोज पैकिंग को ही निबिड़ संकुलन बोलते हैं। तो निबिड़ संकुलन के बाद भी उनमें खाली जगह रही जाते हैं, रिक्त स्थान रही जाते हैं, ऐसे कोई अंतरकाशीय रिक्तिका कहते हैं। जैसे एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 26% रिक्त स्थान रह जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, एचसीपी और सीसीपी दोनों। सबसे पहले आइए आप चतुष्फलीय रिक्तिका में। ये चतुष्फलीय रिक्तिका कब बनता है दोस्तों? ये 2 प्रकार के अंतरकाशीय रिक्तिका 2 प्रकार के होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या होता है दोस्तों? एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आपको पूछे जाएंगे अंतरकाशीय रिक्तिका, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। किसकी बात करता हूँ दोस्तों? टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, मतलब चतुष्फलीय रिक्तिका। चतुष्फलीय रिक्तिका कब बनता है दोस्तों? जब ये 4 परमाणु, 4 एक ही जैसे परमाणु से बनता है। क्या कब बनता है? 4 एक ही जैसे परमाणु से बनता है। तो कैसे बनता है? जब 3 परमाणु एक दूसरे के ऊपर इस तरह व्यवस्थित हो, एक दूसरे को 3 परमाणु व्यवस्थित करके रिक्तिका बनाए और उसके ऊपर से चौथा परमाणु रख दिया जाए, उसके ऊपर से चौथा परमाणु रख दिया जाए। रखने के बाद जो रिक्तिका तैयार हुआ उसी को बोलते हैं चतुष्फलीय रिक्तिका। आप देख रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, अब है अष्टकफलीय रिक्तिका। क्या दोस्तों? अष्टकफलीय। तो जस्ट इसमें क्या होता है कि इसमें 6 एक ही जैसे 6 परमाणु होने चाहिए दोस्तों। क्या कितने होने चाहिए? 6। तो मैं कितने परमाणु होने चाहिए? 8 परमाणु होने चाहिए दोस्तों। कितने परमाणु होने चाहिए? 8 परमाणु होने चाहिए। मैं आपको थोड़ा सुधार देता हूँ, कितने परमाणु होने चाहिए? 8 परमाणु होने चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूँ। 4 तो ऐसे हो गए और आपके पास 4 और हो गए। कितने हो गए? 4 और हो गए। 4 इसमें और 4 इसमें। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को आप एक के ऊपर बैठा दीजिए। तो बैठाने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से फिगर आएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ इस तरह से फिगर आएगा, देन इस तरह से। तो ऐसे वॉइड्स को बोलते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूं, ऐसे वॉइड्स को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आप देख सकते हैं, मैं आपको फिगर में भी दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों चतुष्फलीय रिक्तिका। आप देख सकते हैं चतुष्फलीय में क्या किया है कि 3 रिक्तिका के ऊपर एक रख दिया है, इसमें जो रिक्तिका बना चतुष्फलीय। लेकिन 4, ये 3 रेड वाला और इसके ऊपर एक, और इस 3 ब्लू वाला उसके पीछे एक,
मिला के जो रिक्तिका तैयार हुआ दोस्तों वो हुआ अपना अष्टक फली रिक्तिका। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। संकुलन क्षमता मतलब पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कि किसी भी ठोस में कितना भाग परमाणुओं से भरा हुआ है, मतलब कितना भाग परमाणुओं से भरा हुआ है, यह कौन बताता है दोस्तों? संकुलन क्षमता ही बताता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे मेरा कोई यह एक ठोस है, यह क्या है? ठोस है। ठीक है, यह एक ठोस है और इसमें क्या है दोस्तों? परमाणु भरे हुए। क्या हुए दोस्तों? परमाणु भरे हुए। परमाणु भरने के बाद भी दोस्तों क्या होता है? परमाणु भरने के बाद भी ये जो रिक्तिका है रह ही जाते हैं। ये देख रहे होगे दोस्तों, रिक्तिका रह ही जाते हैं। तो इस पूरे ठोस के आयतन में परमाणु का कितना भाग आयतन भरा हुआ है, इस पूरे ठोस के आयतन में परमाणु का कितना आयतन उपस्थित है, यह कैसे पता चलता है दोस्तों? यह संकुलन क्षमता ही बताता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं, मैं बता रहा हूं दोस्तों, परमाणु जितना भाग में उपस्थित रहते हैं, यानी परमाणु का जितना आयतन उपस्थित रहता है उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता ही कहते हैं। तो संकुलन क्षमता कैसे बताएंगे? कि परमाणु का आयतन बटा उस ठोस का आयतन। तो संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक में उपस्थित कणों का आयतन यानी परमाणु का आयतन बटा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज संकुलन क्षमता में क्या करेंगे? क्रिस्टल जालक के कणों का आयतन और क्रिस्टल जालक का कुल आयतन गुने 100। क्या करेंगे दोस्तों? गुने 100। अब देख रहे होंगे गुने 100 लिखा हूं मैं, आप भी लिख दीजिएगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग निकाल कर देखते हैं। हमने पढ़ा था मूल एकक कोशिका, FCC मतलब फलक एकक कोशिका एंड अंत एकक कोशिका, सब का हम 1 बाय 1 निकाल के दिखाते हैं दोस्तों। तो चलिए पहला आते हैं मूल एकक कोशिका। क्या दोस्तों? मूल एकक कोशिका। दोस्तों ये फिगर मैं बनाने में थोड़ा लार्ज कर दिया हूँ, थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ, आपको मैं फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो दोस्तों मेरा फिगर कुछ इस प्रकार से है। मैं ये फिगर जो दिखा रहा हूँ ये फिगर कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप बना लीजिएगा। आप बना लीजिएगा दोस्तों देखकर ये फिगर। मैं इसी फिगर को बनाने की कोशिश किया हूँ दोस्तों। एक्चुअली मुझसे थोड़ी फिगर में मिस्टेक हो गई, आप इस फिगर को बना दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। मान लेते हैं दोस्तों ए क्या है? घन के किनारा है। क्या दोस्तों? ए घन की किनारा है एंड आर क्या है? गोले की त्रिज्या है। ये जो परमाणु है दोस्तों इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। और ये जो मेरा घन है दोस्तों, घन का किनारा क्या है? ए है। तो मूल एकक कोशिका में आप जानते हैं कि जो परमाणु के कण है कहाँ उपस्थित होते हैं दोस्तों? परमाणु के कण सिर्फ कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे? 1। कितने हो जाएंगे? 1। अब संकुलन क्षमता क्या बताता है? कि परमाणु का आयतन मतलब उपस्थित जो कण परमाणु उसका आयतन बटा कुल आयतन। तो हम निकालेंगे, सबसे पहले हम कुल आयतन निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम कुल आयतन निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए घन का कुल आयतन क्या हुआ? AQ। अब A बराबर 2R क्यू कैसे आया? A बराबर 2R क्यू कैसे आया दोस्तों? देखिए दोस्तों, हम ये भी भुजा A है, ये क्या है? A भुजा है। ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। आप जो फिगर बनाए होंगे आप ठीक से देखिए दोस्तों, ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। आप नीचे भी देख सकते हैं ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब दोनों परमाणु में अगर ये R है, अगर क्या है दोस्तों ये R है तो ये भी R होगा। अब इस टोटल में देखिए ये R प्लस R, A बराबर 2R होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं एक्चुअली परमाणु सब बराबर ही होते हैं। मैं बड़ा छोटा बन गया हमसे, आप उसको माइंड मत कीजिए। आप मैं जो फिगर दिखाया हूँ उस फिगर को आप बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए ये परमाणु है दोस्तों, ये भी परमाणु है। इसमें देखिए ये भी R है और ये भी R है। और ये टोटल भुजा कितनी, ये टोटल ये किनारा है दोस्तों, तो ये पूरा किनारा क्या होगा? A होगा। क्या होगा? A होगा। तो R प्लस R, A बराबर 2R बोल सकते हैं। तो अब देखिए
मैं वही किया हूँ, ए बराबर 2r, ए क्यू बराबर 2r क्यू। अब 2r क्यू कीजिएगा तो 8r क्यू आएगा। अब गोले का आयतन, तो एक गोला का अगर त्रिज्या r है तो गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3r क्यू। संकुलन क्षमता गोले का आयतन बटा घन का आयतन, गोले का आयतन बटा घन का आयतन, गोले का आयतन बटा घन का आयतन को मैंने लिख दिया, डिवाइड कर दिया। तो टोटल आया कितना दोस्तों, 52.4। कितना है दोस्तों, 52.4। यानी कि मूल एकक कोष्टिका में सिर्फ 52% ही, मूल एकक कोष्टिका में सिर्फ 52% ही कण उपस्थित होते हैं, बाकी 48% क्या होता है दोस्तों, खाली होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल एकक कोशिका की परसेंटेज रिक्तिका बताइए, मूल एकक कोशिका की परसेंटेज रिक्तिका बताइए, रिक्तिका की अंतरकाशीय रिक्तिका का परसेंटेज बताइए, तो मैं आपको बताया हूं कि मूल एकक कोशिका में जो कणों का आयतन है वो कितना परसेंट होता है दोस्तों, सिर्फ 52% ही। उस घन में सिर्फ 52% ही उपस्थित होता है कण, बाकी पर बाद की क्या होता है दोस्तों, खाली होता है। बाकी क्या होता है, खाली होता है। तो खाली का परसेंट पूछेगा दोस्तों, तो 52 मेरा भरा हुआ, तो खाली कितना हुआ, 48%। कितना हुआ दोस्तों, 48%। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा, आप कंपटीशन देने जाइएगा तो क्वेश्चन सीधे नहीं घुमा कर पूछेगा कि मूल एकक कोशिका में अंतरकाशीय रिक्तिका कितना परसेंट होता है, तो कितना परसेंट होगा दोस्तों, 48%। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि मूल एकक कोशिका में जो कणों का आयतन होता है, जो संकुलन क्षमता होता है, संकुलन क्षमता होता है वो कितना होता है, 52%। तो संकुलन क्षमता 52% है उस घन में, तो खाली कितना होगा, 48%। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अंतः केंद्रित में। तो अंतः केंद्रित में मैं बताया था दोस्तों कि मतलब कि कॉर्नर के अलावा और कहाँ होंगे, बीच में होंगे। कहाँ होंगे दोस्तों, बीच में होंगे। तो उसी तरह कुल परमाणु की संख्या कितनी हुई, चारों कोने की जगह से एक आया और एक कहाँ, बीच से। तो गोले का कुल आयतन, एक गोले का इतना होता है तो दो गोले का इतना हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। आप यहां देखिए, हाँ तो दोस्तों आप देखिएगा, मैं इसी फिगर को यहां बनाने की कोशिश किया हूं। ये देखिए दोस्तों, इस कॉर्नर से तीसरे कॉर्नर तक है, मतलब कि आप घर में देख सकते हैं कि घर का कॉर्नर कैसे होता है। ठीक है, आप नीचे वाले एक कॉर्नर को उसके जस्ट अपोजिट वाले कॉर्नर से देखिए। मैं इसी फिगर को बनाने की कोशिश किया हूँ यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, नीचे देख रहे सरफेस है और इसी कॉर्नर को मैं क्या किया हूँ दोस्तों, बनाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए, हाँ तो चतुर्भुज BCD में, BDE में कोची दोस्त क्या है दोस्तों, BDE, सॉरी BDE में, BDE में क्या दोस्तों, अगर ये घन की भुजा A है, क्या है, घन की भुजा A है, तो नीचे वाले नीचे भी क्या होगा दोस्तों, वर्ग होगा, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। क्या दोस्तों, √2a। अब ये घन की ये भुजा है तो ऊपर वाले भुजा A भी होगा। तो आप ये BE निकालने की कोशिश कीजिए दोस्तों, BE निकालने की कोशिश किए तो B देखिए, यहाँ पर भी ये क्या, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं BE। तो BE निकाला दोस्तों तो कितना है, √3 आया। कितना आया दोस्तों, √3 आया। अब यहाँ से आप BE निकालने की कोशिश कीजिए। मैं BE को यहाँ बनाया हूँ दोस्तों। अब देख सकते हैं कि क्या है, एक सेंटर पे परमाणु है और दो कहाँ है, कॉर्नर पे है। तो इस कॉर्नर पे परमाणु को मैं बनाया दोस्तों, एक केंद्र पे बनाया और एक कहाँ बनाया दोस्तों, इस कॉर्नर पे बनाया। तो परमाणु का त्रिज्या r है दोस्तों, तो इस परमाणु की त्रिज्या r होगी। ये पूरा परमाणु है तो ये r + r 2r हो जाएगी, और इस परमाणु के चलते क्या होगी, r आएगी। तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, BE बराबर 4r। BE बराबर कितने हो जाएंगे, 4r। BE के टर्म r के टर्म में दोस्तों कितने आ जाएंगे, 4r, और a के टर्म में दोस्तों कितना आएंगे, BE बराबर √3 है जो मैंने अभी निकाला। तो दोनों तो एक ही डायमेंशन BE जो विकर्ण BE है, जो घन का विकर्ण, सॉरी आपको दिख रहा होगा, जो घन का विकर्ण BE है दोस्तों, सॉरी आपको दिख रहा होगा, हाँ, जो घन का विकर्ण BE है वो BE का ही दोनों डायमेंशन दिया हुआ है। ये A के टर्म में है और ये क्या है दोस्तों, R के टर्म में, आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, तो मैं
4r और √3 को इक्वल लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों b है, तो √3 इक्वल टू 4r, तो a इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 4r/√3। तो घन का आयतन निकल जाएगा a क्यूब 4r/√3 का होल क्यूब, तो 64r³ 3√3। आप संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं परमाणु का आयतन बटा घन का आयतन। मैं परमाणु का आयतन यहाँ निकाला हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं गोले का आयतन कितना है 4/3πr³ × 2 अब 8/3πr³। ठीक है दोस्तों, और घन का आयतन मेरा यहाँ है 64/3√3। तो आप दोनों को रखिए 8/3 यहाँ परमाणु का और घन का आयतन 64/3। कटिंग करने से कितना आता है दोस्तों √3π/8। ये √3 डिवाइड में इधर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा √3π/8। आप इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों 68%। मतलब दोस्तों कि जो अंत केंद्रित एकक कोष्टिका है, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका में सिर्फ 68% 68% ही परमाणु उपस्थित होते हैं। बाकी उस कोष्टिका में बाकी जगह क्या होता है दोस्तों खाली होता है। मैं आपको चित्र में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये जो हमारा अंत केंद्रित एकक कोशिका है, इसमें परमाणु देखिए दोस्तों सिर्फ कॉर्नर पे है और एक बीच में है। बाकी ये जगह क्या है दोस्तों खाली है ना दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे एकक कोशिका के आयतन में सिर्फ 68% ही परमाणु उपस्थित है। देखिए अब कितने परसेंट दोस्तों 68% उपस्थित है। बाकी जगह क्या है दोस्तों खाली है, रिक्त स्थान है। तो अगर आपसे पूछे कि अंत केंद्रित एकक कोशिका में रिक्त स्थानों की संख्या परसेंटेज कितनी है दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं 68%। नेक्स्ट अब आते हैं दोस्तों फलक केंद्रित एकक कोशिका। क्या है फलक केंद्रित एकक कोशिका FCC। तो आप जानते हैं दोस्तों FCC में एक कॉर्नर के चलते एक आता है, फलक के चलते 3 आता है, तो टोटल कितने हुए 4 हुए। आप 4 कैसे हुए आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि 4 किस तरह से हुए। तो नेक्स्ट तो 4 हुए, तो एक गोले का आयतन 4/3πr³, तो 4 गोले का आयतन 16/3πr³। एक घन का किनारा है, तो अब देखिए दोस्तों ये जो AC है, आप देख सकते हैं कि मेरा एक घन का किनारा है, तो AC को मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। AC देखिए एक केंद्र पर है, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर पर है, तो सेम उसी तरह दोस्तों केंद्र पर क्या होगा एक परमाणु और 2 क्या होगा दोस्तों कॉर्नर पे होगा, 2 क्या होगा कॉर्नर पे होगा। तो ये R, ये व्यास है तो 2R और ये त्रिज्या है तो R। तो टोटल AC इक्वल टू कितने हुए दोस्तों, AC इक्वल टू कितने हुए 4R। कितने हुए दोस्तों 4R। और AC देखिए दोस्तों ये एक वर्ग है, घन का एक फलक क्या होता है एक वर्ग होता है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों √2a। क्या होता है √2a, तो लिख सकते हैं √2a इक्वल टू 4R, तो a इक्वल टू 4R/√2 यानी √2R यानी 2√2R। घन का आयतन दोस्तों a³ हमने a अभी निकाला 2√2R, इसको सॉल्व कर दीजिए 16√2R³। फिर आप संकुलन क्षमता निकाल लीजिए। ये हुआ अपना गोले का आयतन और ये हुआ घन का आयतन, ये हुआ घन का आयतन, आप डिवाइड कर दीजिए। इतना है कितना है दोस्तों 74%। तो FCC की संकुलन क्षमता कितनी हुई दोस्तों, FCC की संकुलन क्षमता सिर्फ 74%। सिर्फ कितनी हुई दोस्तों 74%, मानी मतलब 26% क्या है खाली है। तो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसमें है दोस्तों फलक केंद्रित कोशिका में, फलक केंद्रित एकक कोशिका में। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम रिक्तिका किसमें बसती है, सबसे कम रिक्तिका किसमें बसती है, तो फलक में। सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग किसमें होता है, सबसे ज्यादा निबिड़ संकुलन किसमें होता है, तो फलक केंद्रित में। आप याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आज के टॉपिक में सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा एकक कोशिका का घनत्व। आप एकक कोशिका का घनत्व निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ए क्या है, इसकी भुजा है। n क्या है कि इसमें इस एकक कोशिका में जितने भी परमाणु होंगे दोस्तों उसकी संख्या होगी। क्या होगी उसकी संख्या होगी। m क्या है कि एकक कोशिका में उपस्थित इस एक परमाणु का क्या होगा दोस्तों द्रव्यमान होगा। m क्या होगा इस एक परमाणु का द्रव्यमान होगा। Na आप जानते हैं एवोगाद्रो संख्या। d क्या है इसका घनत्व है। तो चलिए दोस्तों आगे मैं इसको ड्राइव करता हूं। तो आप जानते हैं मोल बराबर क्या होता है दोस्तों मोलों की संख्या या कणों की संख्या क्या होती है दोस्तों, कणों की संख्या कितनी होती है,
कणों की संख्या या कणों की संख्या में क्या होता है, परमाणु, अणु, आयन की संख्या क्या होती है दोस्तों, मैं लिख ले रहा हूं। तो दिए परमाणु संख्या क्या होता है दोस्तों, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुने Na। m क्या है, m क्या दोस्तों, मोलर द्रव्यमान किसका दोस्तों, एक परमाणु का, एक परमाणु का। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर एक परमाणु की बात कर रहे हैं, तो एक परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या क्या है दोस्तों, एक है। परमाणु की संख्या क्या है, एक है। उसका हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, द्रव्यमान बटा उसका मोलर द्रव्यमान गुने Na। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, m बटा Na, m बटा Na। आप इसको पुट कर दीजिए दोस्तों, आप इसको पुट कर दीजिए। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय दोस्तों वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है, m बटा Na बाय वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, तो m बाय Na इंटू वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, घन का वॉल्यूम होगा AQ। क्या होगा दोस्तों, AQ। ठीक है, तो D बराबर क्या होगा दोस्तों, m बाय Na इंटू AQ। मैं दोस्तों सिर्फ एक कण के लिए बताया हूं। किसके लिए दोस्तों, एक कण के लिए, एक कण को लेकर बताया। अगर इसमें n नंबर ऑफ कण हो, कितने नंबर ऑफ कण हो दोस्तों, n संख्या हो, कणों की संख्या कितनी हो, n संख्या हो, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, n इंटू m बाय Na इंटू AQ। ये हुआ n संख्या के लिए। आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ये n संख्या के लिए, ये हुआ एक संख्या के लिए और यह हुआ n संख्या के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और दोस्तों नहीं समझ में आया तो आप इसको पीछे से एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और मैं इसी तरह आपको वीडियो लाता रहूंगा, पहुंचाता रहूंगा, ताकि आपकी केमिस्ट्री आसान हो जाए। तो चलिए दोस्तों, जाने से पहले एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं।